ओके बच्चों, इन पार्ट नंबर 10 बेटा वी लर्न अबाउट द एफर्ट्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अब अभी तक हमने बेटा टाइप्स पढ़े, मीनिंग को क्लियर किया, बराबर। यहाँ पे अब अनएम्प्लॉयमेंट को अगर बेटा एक तरीके से हटाना है, कम करना है, तो उसके लिए हमको क्या स्टेप्स लेना है। ऑलरेडी हम पॉवर्टी के रेडिक करने के या रिड्यूस करने के स्टेप्स देख चुके हैं, पीएपी प्लान हम पढ़ चुके हैं। तो सेम इज़ वही की वही थी चीज़ें हैं बेटा, वही पर्टिकुलर प्रोग्राम्स हैं, वही स्टेप्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लिए लिए जाते हैं, है ना। मैंने आपको तब भी समझाया कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि पॉवर्टी को कम करने के लिए भी स्टेप्स क्या हैं, जहाँ पे हम रोज़गार बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रोज़गार बढ़ेगा तभी लोगों की इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो पॉवर्टी रिड्यूस होगी। यानी कि ये जो स्टेप्स हैं बेटा, ये बिल्कुल पॉवर्टी के और अनएम्प्लॉयमेंट के बिल्कुल मिलते जुलते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। इसलिए आपको बिना टेंशन आपको अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, उसके रिड्यूस करने के प्रोग्राम पूछे जाएं, स्टेप्स पूछे जाएं, प्लान पूछा जाए, ओके, इफोर्ट्स पूछे जाएं, किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आए तो आपको यही स्टेप्स लिखने हैं। ओके, अब हम पहले थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि इसकी बैड इफेक्ट क्या हो सकती है, उसके बाद उसके स्टेप्स पे जाते हैं। देखो, प्रॉब्लम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ अवर प्लानिंग। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. Both are interrelated. Main reasons for poverty is unemployment. This challenge problem has mainly affected educated youth. क्लियर बेटा, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. गरीबी और बेरोजगारी बेटा एक साथ ही चलती है, क्योंकि बेरोजगारी है तभी गरीबी है, और गरीबी की वजह से हम हमारे लिविंग स्टैंडर्ड के दूसरे फैक्टर्स को बेटर नहीं बना पाते, इस वजह से हम बेरोजगार भी रहते हैं, क्योंकि एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सारी चीज़ें फिर गरीब लोगों के पास नहीं होती बेटा। तो दोनों एक दूसरे के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और दोनों को हटाने के स्टेप्स बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि एक को हटाएंगे तो दूसरा भी अपने आप हट जाएगा। अब यहाँ देखो कि दिस चैलेंज प्रॉब्लम्स हैज़ मेनली इफेक्टेड एजुकेटेड यूथ। ज़्यादातर बेटा एजुकेटेड यूथ, क्योंकि इनके घर पे जो कंधे पे बेटा फैमिलीज़ की जिम्मेदारी होती है, बहुत सारे मतलब इस तरीके की चीज़ें हैं बेटा कि यूथ जो होता है वो एक तो पर्टिकुलरली बहुत मेहनत करके डिग्रीज़ लेकर बाहर निकलता है, तो कामकाज की इनको ज़रूरत होती है, बराबर। फैमिली के अंदर भी जो मदर हैं, फादर हैं, या जिस तरीके से वो बरसों से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा ऐसा रहता है कि भाई बच्चे जब उस काबिल हो जाएंगे तो एक बर्डन कम हो जाएगा, उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। तो यूथ के लिए हमेशा ये थोड़ा सा जो है एक सोचने वाला सब्जेक्ट होता है कि जब इस तरीके के वो होते हैं बेटा, तो वो सडनली ऐसा सोचते हैं कि भाई अगर मैं काबिल हूँ, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास कैपेबिलिटी है, फिजिकली मेंटली मैं फिट हूँ, ओके, और मैं काम कर सकता हूँ, तो मुझे ये काम मिलना चाहिए। अब देखो, दे बिकेम डिसअपॉइंटेड। अब यहाँ पे देखो एक लाइन रहेगी, एज अ रिजल्ट दे लॉस द एटीट्यूड टू इंटरेस्ट टुवर्ड्स द स्टडीज. नेगेटिव इफेक्ट ऑन द सोशल एंड मेंटल कंडीशन इज सीन. लेकिन अगर बेटा यूथ के सामने हमेशा कंट्री के अंदर इस तरीके का माहौल रहेगा कि भाई पढ़ने लिखने के बावजूद भी बेरोजगारी के मुद्दे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, डिग्रीज के हिसाब से जो है काम नहीं मिलता है, बराबर, तो उनका मोरल डाउन हो जाता है, बराबर। उनको ये लगता है, मतलब वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं बेटा, और उनका मोरल डाउन हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि फिर बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचने लगते हैं कि पढ़ने लिखने से क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा तो 9वीं 10वीं पास भी कर लें, है ना, फैक्ट्रीज़ में काम कर लें, फैक्ट्रीज़ लगा लें, तो भी हमारा काम चल सकता है ना, कमाते तो वो भी अच्छा है। तो कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि यूथ जो है वो डिसअपॉइंट हो जाता है जब उनको एजुकेशन होने के बावजूद भी अच्छे काम नहीं मिलते हैं, अच्छा रोजगार नहीं मिलता है। तो दोनों तरफ से सोचने वाली बात है बेटा कि कभी कभी ऐसा होता है कि यूथ जो है दो दो मतलब फैक्टर्स में सोचने लगता है। एक यूथ ऐसा होता है जो 9, 10th या 12th तक आते आते बाद में उसका जो है एजुकेशन से एक भरोसा उठने लगता है, क्योंकि वो अपने उस समय में उसकी एज आ जाती है वो समझने वाली कि क्या हो रहा है देश में, क्या है अभी पॉवर्टी किस रेशियो में है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या ग्राफ है, कितने लोग बेरोजगार हैं। वो अपने ही घर में शायद अपने बड़े भाई बहनों को देखता है कि कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है बेटा, उसमें चेंजेस आने चाहिए, उससे उभरना चाहिए, वरना ये कंट्री को और उसके डेवलपमेंट को बेटा बहुत ही एक तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। इफ़ दे रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर द लॉन्ग टाइम, दे गेट इन्वॉल्वड इन द एंटी सोशल और द इमोरल एक्टिविटीज़,
ओके। अगर लंबे समय तक बेरोजगारी के दौर में वो जीते हैं बेटा तो वो गलत रास्तों पर चले जाते हैं। एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में जो है मतलब उनका मोरल डाउन हो जाता है बेटा, इमोरल एक्टिविटीज़ की तरफ मुड़ जाते हैं, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग है, इलीगल एक्टिविटीज़ है, रॉबरीज है, रिकवरी ऑफ द रैंसम्स है। आपने अभी जो हमारा देश क्या पूरी दुनिया इस बुरे दौर से गुजर रही है इस साल, है ना। बहुत सारे ऑलरेडी मार्केट के अंदर बेटा मंदी चल रही थी, है ना। बहुत सारे इकोनॉमिकल जो है बेटा डाउनफॉल्स हो रहे थे। उसके साथ साथ अचानक एक बहुत बड़ा नेचुरल फैक्टर भी जुड़ गया जब वर्ल्ड में इतने बड़े पैंडेमिक ने बेटा इफ़ेक्ट किया और वर्ल्ड की इकोनॉमी को कम्प्लीटली उसने एक तरीके से देखा जाए तो 10 साल 20 साल, है ना, किसी देश को 10 साल पीछे धकेल दिया, किसी को 20 साल पीछे धकेल दिया। तो यहाँ पे बेटा दोनों ही फैक्टर्स जिम्मेदार हो गए। तो ऐसे समय में बेटा ड्रग ट्रैफिकिंग है ना, वो गुलामी वाली एक प्रथा आ जाती है बेटा, इंसानों को लेने बेचने वाली, मजबूरी में जाकर काम करने वाली, वो बंधुआ मजदूर वाली प्रथा एक बार फिर उसे खड़े हो जाएगी। इलीगल एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ जाते हैं, ड्रग्स जैसे इलीगल चीज़ों का आजकल तो बड़ा ड्रग्स का मुद्दा चल रहा है ना, न्यूज़ चैनल पे पिछले 2 साल से 2 महीने से बस ड्रग्स ही ड्रग्स। कभी कोई पकड़ा जाता है तो कभी किसी से पूछताछ हो रही है। तो मतलब बहुत ही मतलब बहुत एक तरीके से सब जब देखा जाए तो बेटा बिल्कुल मेंटली हमारे कान में अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जो कुछ अच्छा सुनने का आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स है। तो हमको इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा, हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और इन सिचुएशन से बेटा हमारी इकोनॉमी को, देश को, सोसाइटी को बाहर निकालना होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि भूख है, बेरोजगारी है, ये चीज़ें बेटा इंसान को गलत काम करने के लिए प्रेरित कर देती हैं। अभी आपने अगर 2-4 दिन पहले ही देखा हो तो न्यूज़ में वो एक बच्चा था 19-20 साल का, इतनी भूख लगी थी उसको, चोर नहीं था लेकिन फिर भी वो ग्रॉसरी का शॉप था या थोड़ा उस तरीके का ना फूड वगैरह का मार्ट जो होता है जिसमें हर तरीके की चीज़ें मिलती है, वो अंदर गया। उसके बाद भी लॉकर में 15-20 हज़ार रुपये खुले पड़े थे बाहर, है ना, ओपन लॉकर में, लॉक भी नहीं किया था, सब सामान पड़ा हुआ था, कितनी महंगी महंगी चीज़ें थी, वो कुछ भी चोरी कर सकता था। पर उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो खाने पीने का मटेरियल था ना वो थोड़ा सा उसने उठाया, और वो भी ऐसा नहीं कि बोरा भर के ले गया, सिर्फ जितना उसके हाथ में आया, जितना उस वक्त वो खा सकता था, और वो भी हाथ जोड़ के जो है माफ़ी मांग के फिर उतनी चीज़ें चुरा कर ले गया। यानी वो चोर नहीं था पर भूख ने उसको मजबूर कर दिया चोरी करने के लिए, है ना। कोविड के टाइम पीरियड पे वो मजदूर का किस्सा बड़ा सामने आया था। किसी एक टेनामेंट घर के बाहर साइकिल खड़ी थी तो साइकिल चुरा ली उसने, और वो भी चिट्ठी लिख के माफ़ी मांग के वहाँ छोड़ कर गया कि मुझे मेरे गांव जा रहा है, मेरी पत्नी बहुत बीमार है ना, वो चल नहीं सकती हैं, तो इसीलिए मैं आपकी साइकिल चुरा रहा हूँ और आप मुझे मेरी इस गलती के लिए माफ़ करेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि ईमानदार इंसान भी चोरी करने पे ऐसी सिचुएशन में आमादा हो जाता है। ओके। हालांकि ऊपर जो रीजन दिए ये बहुत बड़े बड़े हैं बेटा, कुछ लोग इसमें लालच से जुड़ते हैं लेकिन कुछ लोग मजबूरी में भी जुड़ते हैं। तो ऐसी कंडीशंस अगर किसी कंट्री की उसमें खड़ी हो रही है बेटा, सोसाइटी में खड़ी हो रही है, तो ये सोसाइटी को एक बहुत ही निचली कक्षा तक उसकी सोच, उसके आदर्श, उसके सिद्धांतों को लेकर जाती है, जो कि बहुत गलत है। फिर ऐसे कंडीशंस के बाद बेटा प्राइस राइज की कंडीशन भी क्रिएट होती है। देखो अब काम नहीं है, इनकम नहीं है बेटा, तो डिमांड नहीं होगी, है ना। उल्टे 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 सर्कल पे जाओ आप, क्योंकि पैसा नहीं है बेटा तो लोग जो है किफ़ायत के साथ जिएंगे, डिमांड नहीं करेंगे, कम में चला लेंगे, तो डिमांड नहीं बढ़ेगी बेटा, तो इंडस्ट्री सेटअप नहीं होगी, मार्केट नहीं चलेगा, और जो भी कम चीज़ें हैं जिनका उत्पादन हो रहा है उन सब चीज़ों के भाव बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे प्राइस राइज की कंडीशन होगी। व्हेन द प्राइस राइज जॉइन द अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशंस ऑफ द पुअर एंड अनएम्प्लॉयड बिकम्स मोर नैरोइंग एंड पैथेटिक, और अब महंगाई के दौर में बेरोजगार लोगों के लिए और भी ज़्यादा पैथेटिक दयनीय कंडीशन हो जाती है। ही टर्न्स टुवर्ड्स द नार्कोटिक ड्रग्स एंड अदर एडिक्शंस दस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ प्रूव टू बी डेडली फॉर द इंडिविजुअल फैमिली एज वेल एज इकोनॉमिक। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो नार्कोटिक ड्रग्स और एडिक्शन की तरफ जो यूथ है बेटा वो जल्दी से डाइवर्ट हो जाता है ना। अभी मुझे आपको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ये मुद्दा अभी चल ही रहा है और आप इसके बारे में बहुत कुछ अभी न्यूज़ में देखते होंगे, न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आप समझ सकते हो बेटा कि यूथ जो है कभी कभी मजबूरी में, कभी कभी डिप्रेशन में, बराबर, उसको वो सोसाइटी नहीं मिलती, वो सेफ्टी नहीं मिलती, वो सिक्योरिटी नहीं मिलती, वो केयर नहीं मिलती, और इस वजह से वो इस तरीके की इलीगल एक्टिविटीज़ और उन चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है बेटा और अपना जीवन ख़त्म हो जाता है।
ओके अब इसके बाद हम उसको रिड्यूस करने के बेटा स्टेप पे जाते हैं कि वी हैव स्टडीड अबाउट द प्लान्स ऑफ गवर्नमेंट टू रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट वाइल स्टडिंग अबाउट द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। लेट अस रिकॉल देम। आगे वापस से लेट अस रिकॉल देम। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम या पॉवर्टी के रिमूवल के स्टेप्स। जो पॉवर्टी के रिमूवल के स्टेप थे वो पीएपी प्लान ही है, और जो पीएपी प्लान है या पॉवर्टी को रिमूव करने के स्टेप थे वही अनएम्प्लॉयमेंट को भी रिमूव करने के स्टेप हैं। तो वापस से उसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर से उसको पढ़ लेते हैं। ओके इस बार थोड़ा सा ऐसा होगा तो स्पीड में पढ़ लेंगे। काफ़ी डिटेल में हम चर्चाएं कर चुके हैं। ओके लाइव क्लास में भी हमने अच्छे से स्टेप्स देख लिए हैं। देखो फर्स्ट स्टेप क्या है कि बाय एमिंग द हाई गोल्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ 10% पर ईयर विच इज एक्सेप्टेबल टू ऑल, इंक्रीजिंग द कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, न्यू फील्ड शुड बी ओपरेट फॉर द लास्ट and balance economic development along with the development in agriculture sector, small and household industries। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का 10% का ग्राफ अगर अचीव करना है पर ईयर का, तो हमको हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये सारी जगहों पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। इनको एक तरीके से स्टैंड देना पड़ेगा, इनको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, इनको ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि ये छोटे छोटे लोगों को रोजगार दें, बराबर एटसेट्रा। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड गिविंग द इकोनॉमिक हेल्प, एजुकेशन, ऑपरेट द ट्रेनिंग सेंटर्स थ्रू द डिफरेंट स्कीम। और इस तरीके के एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे बेटा सपोर्टिंग हेल्प देने पड़ेंगे, लोन देनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग सेंटर्स चलाने पड़ेंगे, वैकेशनल ट्रेनिंग्स देनी पड़ेगी, बराबर। मैंने आपको उषा सिलाई मशीन का एग्जाम्पल दिया था। ओके कि कैसे एक पर्टिकुलर लेडी को ट्रेंड किया जाता है, फिर उसको 5 मशीन दिए जाते हैं, वो लेडी 5 लेडीज़ को ट्रेंड करती है, फिर वो जो लेडीज़ है उनको 5 मशीन्स दिए जाते हैं। ऐसे करके एक चैन सिस्टम चलता है, यानी कि एक इंसान अपने लिए रोजगार खड़ा करता है, उसके साथ साथ वो अपने जैसे कितने सारे लोगों के लिए बेटा रोजगारी यानी कि एम्प्लॉयमेंट खड़ा करता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, मैंने आपको लाइव क्लास में भी समझाया था और पॉवर्टी रिमूवल के स्टेप्स में भी समझाया था बेटा। तो यहाँ पे जैसे हमारा स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया में भी ऐसा ही है बेटा कि इंसान को के आइडिया को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। मैंने पीएपी प्लान में आपको समझाया था स्टार्टअप इंडिया, और उसके आइडिया के लिए वो 2 साल के लिए शुरुआती दौर की उसके लैंड, लेबर, कैपिटल सब में गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट करती है, और बाद में जब वो प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट होता है तब धीरे धीरे उसको गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन एक इंसान जो एक बिजनेस चलाने के लिए काबिल बन जाता है तो वो अपने लिए तो एम्प्लॉयमेंट खड़ा कर रहा है बेटा, अपने साथ साथ 20 लोगों को और रोजगार देता है। यानी कि ये चैन सिस्टम सबसे बेस्ट है कि अगर इस तरीके का एम्प्लॉयमेंट ग्राफ हम खड़ा कर सके तो। अब सेकंड स्टेप पे जाते हैं कि गवर्नमेंट शुड ले द स्ट्रेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ यूनिट्स यूजिंग द लेबर इंटेंसिव मेथड और प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ग्रामोद्योग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट स्केल फॉर इट्स एनकरेजिंग द पॉलिसी शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्कीम्स। सेम एज वही बात आ गई बेटा कि जो हैंडलूम है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, ग्रामोद्योग है, ऐसी लेबर इंटेंसिव बेटा। लेबर इंटेंसिव का मतलब जहाँ पे श्रमिक को ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक को जोड़ा जा सके, घर घर के अंदर 4 लोग ऐसे श्रमिक हो जो काम कर सके, है ना। डेली का 200 रुपया एक आदमी कमा रहा है, अगर 3 लोग काम में जुड़े हैं तो सब मिलके 600 से 800 रुपये कमा सकते हैं, कितना बेटर है। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, पापड़, पिकल, अगरबत्ती, है ना, राखी बनाने का बिजनेस है, काइट्स जो है बनाने का बिजनेस है। हमारे भारत में से दुनिया भर के सीजनल और कॉटेज इंडस्ट्रीज के बिजनेस है बेटा, लोग जुड़ सकते हैं इसके साथ। गांव के अंदर भी गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे बेटा बिजनेस है जो गांव के लोग भी खेती के अलावा कर सकते हैं, तो उनको इंस्पायर करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको उसके लिए ट्रेंड करना चाहिए। ओके तो गवर्नमेंट ये सारे एफर्ट्स लगाती है। उसके बाद थर्ड फैक्टर देखो कि more number of people may be employed in the rural areas by less investment by developing the new method at the rural level in the which more than one crop may be taken in the field in the order to remove the unemployment during the time when the farmers are not engaged in agriculture to bring a new land under the cultivation, arranging the water and electricity for every field, small and big irrigation schemes, dam, check dam, pond, canals, tube wells, activities of the construction of road, activities related to agriculture, poultry, fishery, cattle rearing, dairy इंडस्ट्रीज प्रोग्राम एंड अफॉरेस्टेशन। लंबा चौड़ा लिस्ट है, हमने पीएपी प्लान में पूरा पढ़ लिया है कि किस तरीके से बेटा जो फार्मर होता है उसके पास 6 to 7 मंथ काम होता है बेटा, लेकिन बाकी के 4 to 5 मंथ्स उसके पास काम नहीं होता है। जैसे कि हमने मनरेगा योजना में देखा कि कैसे जो है ये फार्म लेबर्स हैं, इनको मनरेगा योजना में बेटा 100 दिन की मजदूरी दी जाती है, हर डेली वेजिस पे काम होता है, 7 घंटे का काम होता है। इनको रोड कंस्ट्रक्शन, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, चेक डैम्स, पॉन्ड, तलावड़ी, अफॉरेस्टेशन यानी कि गाँव प्लांटेशन करना, फिशरी इंडस्ट्रीज, फिश फार्मिंग, सिल्कवॉर्म फार्मिंग, बराबर
फिर देखा जाए तो दूसरे तरह तरह के ऑर्गेनिक फार्मिंग की मेथड समझाई जाती है, तरह तरह के एफर्ट्स लगाए जाते हैं बेटा, लंबा चौड़ा इसमें लिस्ट दिया हुआ है। डेयरी इंडस्ट्रीज़ के कामों के साथ जोड़ा जाता है बेटा, कैटल रियरिंग के लिए इनको इंस्पायर किया जाता है, बराबर। कैटल रियरिंग करने वाले लोग डेयरी इंडस्ट्रीज़ के साथ डायरेक्ट उसमें जोड़ सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए इंस्पायर किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो वो जो फार्मर्स है बेटा, वो चाहे तो 5 से 6 महीना इन सब चीज़ों में अपना योगदान दे के बेटा अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। सो और जब गांव के अंदर रोजगार खड़ा होगा बेटा, तो सो माइग्रेशन टुवर्ड्स द सिटी में बी रिड्यूस, तो शहरों के ऊपर बर्डन कम होगा बेटा, गांव से लोग शहरों की तरफ रोजगार के लिए आएंगे नहीं। एंड प्रेशर ऑन द डिमांड ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बी डिक्रीज, एनकरेजिंग द प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग, मल्टी क्रॉपिंग, ग्रोइंग द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इंपॉर्टेंट शुड बी गिवन टू इम्प्रूवमेंट टू क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन विलेज। विलेज के अंदर बेटा ये सारे फार्मिंग के तरह तरह के तरीके, जिसमें कम पानी में भी खेती हो सकती है, ऑर्गेनिक खेती हो सकती है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो सकता है, प्लांटेशन फार्मिंग हो सकती है ना। एक किसान अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा है उसको वेजिटेबल्स के लिए यूज़ कर सकता है, यानी कि 2 महीने वो आलू भी उगा सकता है। इस तरीके की मेथड्स जो है उनको सिखाई जाती है, ताकि उनके एक तो अर्निंग का जो है पर्पस जो है वो क्लियर होता रहे, और इनकम जो है बेटा मिलती रहेगी, रोजगारी चलती रहेगी। तो फिर इकोनॉमी के डाउनफॉल जाने का, लोगों के पॉवर्टी के रीजन्स में से निकलने के जो है बेटा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो गवर्नमेंट ये सारे एफर्ट्स बेटा लगाती है। ओके, अब इसके बाद के नेक्स्ट पार्ट नंबर 11 में हम पॉइंट नंबर 4 से देखते हैं। ओके, थैंक यू।